आज हम क्रिया के बारे में फिर से चर्चा करते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है। इसका एक पार्ट मैं बना चुका हूं कि क्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दे भी चुका हूं, लेकिन क्रिया में थोड़ा कुछ बाकी था, जिसकी वजह से आज मुझे फिर क्रिया के बारे में बताना पड़ रहा है बच्चों की डिमांड पर कि सर एक बार क्रिया की चर्चा और करते हैं। क्रिया जो होती है वो उसकी परिभाषा क्या है, क्रिया की कितने प्रकार की होती है, उसकी भी चर्चा हम अभी कर रहे हैं कि क्रिया जो किसी काम के करने या होने का भाव इंडिकेट करती है, ऐसे शब्द जो है क्रिया कहलाते हैं। क्रियाएं जो होती हैं वो तीन तरह या दो तरह की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो ये दो तरह की क्रिया होती है, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में द्विकर्मक क्रियाएं भी हुआ करती हैं जिसमें दो कर्म आते हैं। वैसे कहने को तो वो दो कर्म होते हैं, लेकिन उसमें वास्तव में एक ही कर्म दिखाई देता है, एक उसमें संप्रदान होता है। जबकि विद्वानों ने उसे द्विकर्म माना है तो हम भी इसे द्विकर्म ही मानेंगे, इसमें संप्रदान नहीं मानेंगे। संप्रदान कारक का चिन्ह भले लिखा है लेकिन वो कर्म ही है, इसीलिए विद्वानों ने उसे दो कर्म ही कहा है। इस प्रकार से आइए देखें क्रिया की परिभाषा और क्रिया की कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्रिया है दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और फिर इसी में एक द्विकर्मक क्रिया भी होती है। तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होते जिस सेंटेंस में, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्म दिखाई देता है उसे हम सकर्मक क्रिया कह लेते हैं। इस प्रकार से अकर्मक और सकर्मक दो ही होती है, एक जिसमें कर्म नहीं होता उसको हम अकर्मक, और एक जिसमें कर्म उपस्थित होता है उसको हम सकर्मक बोलते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर ले कि सीता रोती है तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस सेंटेंस में इसमें कर्म है ही नहीं। लेकिन अगर वहीं पे ये कहा जाए कि सीता किताब पढ़ती है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि सीता क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है, अर्थात किताब जो है वो हमारा सकर्मक हुआ। इस प्रकार से द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म उपस्थित होता है। जैसे राधा ने मोहन को बांसुरी दी, यहाँ मोहन को ये भी कर्म कारक, और बांसुरी दी यहाँ भी दो, बांसुरी भी कर्म ही है, अर्थात बांसुरी को दी ये कर्म कारक का चिन्ह और यहाँ भी कर्म कारक का चिन्ह। वास्तव में इसमें दो कर्म लगे हुए हैं, इसलिए द्विकर्मक क्रिया कहला रही है। अर्थात एक जो है मुख्य क्रिया है और उसके साथ दो कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। और वास्तव में देने के अर्थ में संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, अर्थात ये संप्रदान में यूज किया जाएगा संस्कृत भाषा में, लेकिन हमारी हिंदी में इसे कर्म के रूप में अर्थात कर्म ही मानेंगे, जिसकी वजह से इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए इसकी चर्चा आगे हम बहुत आगे करेंगे कि संप्रदान और कर्म में क्या फर्क है। उसके बाद हम देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर क्रियाएं जो होती हैं हमारी तीन तरह की हो सकती, एक मूल क्रिया, दूसरी यौगिक क्रिया और तीसरी जो है पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, यौगिक क्रिया और मूल क्रिया। मूल क्रिया उस क्रिया को कह लेते हैं जिसमें कोई शब्द आगे पीछे जुड़ते नहीं, बल्कि वो अपने आप में मूल होते हैं, ना तो उसमें कुछ जोड़ा गया है आगे से और ना ही कुछ सब पीछे से जुड़े गए हैं। इस प्रकार से आना, जाना, खाना, पीना और है, हूं, था, थे, थी, जैसे कि ये सहायक क्रिया के रूप में हम जानते हैं, यही मूल क्रिया है। और आना, जाना, खाना, पीना ये भी जो है ये सहायक मूल क्रिया के रूप में आई हुई है। उसी प्रकार से खाना, यहाँ देखिए यहाँ गलती से लिखा गया है खाना पीना, ये दोनों क्रियाएं जो है इसमें जुड़ी हुई है। आना शब्द जुड़ा हुआ है, याना शब्द जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये दोनों क्रियाएं जो है वो मूल क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये जो हो जाती हैं यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। इस प्रकार से आना जाना जो शब्द होते हैं वो क्रियाओं के आगे जोड़ करके बनाए जाते हैं,
तो उसको हम यौगिक क्रिया कह लेते हैं। जिस तरीके से आ जाना जानक क्रिया, उसके साथ आना एक क्रिया है, उसके पीछे प्रत्यय लगाया आना शब्द आ जाना। इस प्रकार से यौगिक जो होते हैं उसमें प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो यौगिक क्रिया कहलाती है। खा लेना, खाना जो है ये क्रिया है और इसमें प्रत्यय जोड़ा गया लेना, तो इस प्रकार से यौगिक क्रिया खा लेना यानी दो क्रियाएं एक साथ जोड़ दी गई हैं। इसी तरीके से पढ़ लेना, इसमें भी दो क्रियाएं जुड़ी हुई है। बुलाना, इसमें भी दो क्रियाओं को जोड़ दिया गया है। गिर पड़ना, इसमें भी दो क्रियाएं जुड़ी हुई है। चलना, इसमें भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलना एक शब्द है चलन, उसके आगे प्रत्यय अजोड़ करके बनाया गया चलना। चलाना, इसमें भी आना शब्द जोड़ा गया प्रत्यय के रूप में, इसीलिए यह भी यौगिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अर्थात वे क्रियाएं जो दो क्रियाओं के योग से बनी हुई हैं या उन क्रियाओं में प्रत्यय लगे हुए हैं, ऐसी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा मूल क्रिया वे क्रिया होती है जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा होता है, वो अपने आप में मूल ही होती है, जड़ ही होती है, उसके आगे पीछे कोई प्रत्यय नहीं जुड़े होते। ऐसी क्रियाएं आना जाना इस प्रकार शब्द बने होते हैं। और है, हूं, था, थे, थी, ये सब भी मूल क्रिया के अंतर्गत ही आती है। और यौगिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ शब्द उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं, या दो क्रिया जुड़ जाती है या फिर प्रत्यय जुड़ जाते हैं, उन्हीं को हम यौगिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आगे चल के हम बच्चों देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो क्रिया अपने काम को समाप्त कर चुकी है, ऐसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही बोधित होता है, पूर्व पहले, कालिक माने समय, ऐसी क्रिया जो पहले की जा चुकी है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे कि मोहन पढ़कर सोता है, अगर इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पढ़ने का काम वो समाप्त कर लिया है, अर्थात जो पढ़ने का काम समाप्त हो गया है, तो इसी को हम पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। और सोता है ये आपकी मुख्य क्रिया कहलाएगी, अर्थात मोहन पढ़कर सोता है, यहाँ पढ़कर जो आया है ये पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार से अगर कोई और वाक्य बनाया जाए, वह दौड़कर रोता है, वह जाकर नहाता है, इस तरीके से आकर, खाकर, पढ़कर, सोकर, नहाकर, ये शब्द जैसे भी आए वो सारे के सारे क्रियाएं जो होती है वो पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से हमने क्रिया के बारे में जाना। इसमें केवल और केवल आपको यह बताना था द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, फिर मूल क्रिया यौगिक क्रिया के बारे में आपको जानना था। बाकी हमने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में इसके पहले वाले भाग में बता चुके हैं। यह आपका दूसरा भाग होगा। इसके पहले वाले भाग में क्रिया का विस्तृत जानकारी आप वहां से हासिल कीजिए, उसके बाद दूसरे पार्ट में आप क्रिया के बारे में जानिए। क्रिया मूलतः आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता बच्चों तो इसके बारे में कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हो, या किसी भी तरह से हेल्प मुझसे ले सकते हो। जितनी हेल्प मुझे देने की आवश्यकता होगी मैं पूरी तरह से आपको हेल्प दूंगा। सिर्फ इतना आपको करना है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।